नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने क्या देखा था। हमने कल की क्लास में वर्धन वंश यानी कि और उसमें उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे हर्षवर्धन, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और वर्धन वंश में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं पढ़ने के लिए, जो भी था हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से देख लिया था। आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास से हम साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं, जिससे आप लोगों की एक समझ बने आखिर क्या है, कहाँ से शुरू होता है दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं उत्तर भारत की तरफ से, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने। और यह जो है प्राचीन इतिहास में ये ऐसा टॉपिक है साउथ इंडिया की हिस्ट्री, जहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं। कई कई बार आप लोग पढ़ते हैं और क्लियरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती कि क्या कौन सी घटनाएं क्यों हो रही हैं। और ये जो है ना, ये जो दक्षिण भारत के इतिहास वाला भाग है, ये बहुत कठिन बन जाता है आप लोगों के लिए। हमने जब पढ़ा था तो हमको भी बहुत कठिन लगा था, बहुत हमने इधर उधर घूमा, लेकिन कहीं बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिली थी। एक जगह पे सारी जानकारियाँ मिल जाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो समस्या आप लोगों को ना हो और आप लोगों को साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी जानकारी आपको एक जगह पे मिल जाए, और बहुत अच्छे से जानकारी ही ना मिले, कंटेंट ही ना मिले, फैक्ट्स ही ना मिले, बाकी आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके। इसके लिए हम आज की क्लास में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। बाकी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, पहले हम आपको एक छोटी सी टाइम लाइन समझाएंगे, जिससे आप लोग इतिहास को समझें। इतिहास को अभी तक हमने क्या पढ़ा है और अभी क्या पढ़ने चल रहे हैं, वो चीज़ पहले आप समझें। ठीक है, देखिए हमने भारत के इतिहास को पहले जब शुरू किया पढ़ना, तो हमने पाषाण काल पढ़ा। पाषाण काल को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं लगभग 2350 से 1750 बीसी। ये बीसी क्या है, एडी क्या है, हमने बता दिया था ना। बीसी मतलब ईसा पूर्व और एडी मतलब ईसवी। अगर नहीं आप लोगों को याद आ रहा है तो पीछे की क्लासेस को जाइए और अच्छे से देखिए, क्योंकि अब वही टॉपिक हम तीसरी चौथी बार समझाएंगे, तो ये तो केवल टाइम खराब हो रहा है इसके। चलिए, 2300 से 1750 या 2350 से 1750, यहाँ जो भी हम टाइम लिखेंगे टाइम लाइन पे, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में कोई एग्जैक्ट टाइम है ही नहीं है। कोई किसी कालवंश, किसी शासक की जानकारी मिलती है, हम पढ़ लेते हैं, नहीं मिलती, मिलती है, नहीं पढ़ते हैं। 100 200 300 400 500 साल का इतिहास ही गैप है। हम कुछ दिन का पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए कैसे हम लोग गैप कर करके पढ़े हैं। हम मौर्यों के बाद मौर्योत्तर पढ़े, फिर गुप्त पढ़े। ठीक है, यानी कि वहाँ पे लगभग जो है 322 से 185, हाँ 185 बीसी के बीच आपका क्या था, हमने क्या पढ़ा था, मौर्य। 322 में मौर्य की स्थापना हुई थी, 185 तक मौर्य चले थे। फिर 185 से और 200 एडी, 240 एडी के बीच में, 240 एडी में आपके गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बीच में मौर्योत्तर काल को देखा और कोई विशेष जानकारी उसमें मिलती नहीं। उसके बाद अभी भी हम देखेंगे कि पुष्य विभूति को हमने छठवीं 600 जो है एडी के आसपास खत्म किया, यानी कि छठी शताब्दी में हमने गुप्त इसको पुष्य विभूति वंश को खत्म किया। गुप्तोत्तर भी 540 के आसपास खत्म होता है, 550 के आसपास। फिर नहीं, गुप्त काल जो है 550 के आसपास खत्म होता है। सन पे आप मत जाइए, अभी हम आपको बस बेसिक समझा रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं, पुष्यभूति के वंश को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद का भी इतिहास हमारे पास कोई बेसिक जानकारी नहीं है। फिर हम केवल पूर्व मध्य काल में कुछ प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि अभी हम जो टाइम लाइन आपको समझाने वाले हैं वो बस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, उसको आपको याद नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, बस देख के अभी समझ लेना है जो समझ में आया। ठीक है, तो हमने 2350 से 1750 बीसी के बीच में क्या देखा, हमने देखा सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता देखा। सिंधु घाटी सभ्यता देखा आप लोगों ने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता देखा। फिर हम थोड़ा सा टाइम में और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम में और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग क्यों ये टाइम में, हम टाइम तो अभी कम होगा लेकिन हम बोल रहे हैं टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं ये चीज़ भी हमने आपको समझाई है। बीसी जो बीसी जैसे जीरो के हम करीब जाएंगे तो बीसी छोटा होता जाएगा, और जब जीरो से आगे एडी में बढ़ेंगे तो एडी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि ईसा पूर्व नाम ही है, ईसा पूर्व तो जीरो के पहले। अब वो चीज़ हम बार फिर से भी उसी टॉपिक में चले जाएंगे, वो चीज़ें भी हम नहीं समझेंगे। आप लोग पीछे जाके देख लीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करेंगे, हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे। 2350 1750 सिंधु घाटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, आपका लगभग 1500 से, अब आप पूछेंगे इन 200 सालों में क्या हुआ, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि इतिहास में कि अब 1750 में एक सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः खत्म हो गई, या फिर वैदिक सभ्यता सीधा सीधा 1500 में ही उसका उद्भव हुआ। 1500 से 600 के बीच, 1500 से 1000 के बीच जो है आपका ऋग वैदिक काल। ऐसा ये समझने के लिए होता है। एक जो है ये जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृतियां, वैसे एक दिन में ऐसा नहीं आता कि 1500 में ये हो गया, 1500 में वो हो गया, क्योंकि ये बेसिक एक होता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, वो संस्कृति अपनी विशेषता ग्रहण कर रही है, और जब हम उसको परिपक्व अवस्था में देखते हैं तो हम वो पढ़ लेते हैं। वो संस्कृति के लोग उसके बाद भी रहते हैं, उसके पहले के भी रहते हैं। सिंधु घाटी 2300 के पहले भी थी, 1750 के बाद भी थी, लेकिन ये इसकी परिपक्वता का काल था, जब ये खूब फली फूली थी।
ठीक है, जब उसने अपनी सारी विशेषताओं को ग्रहण कर लिया था। उसी तरह वैदिक सभ्यता, उसी तरह आगे का भी हम देखेंगे कि वो लोग पहले भी रहते हैं, वो लोग बाद में भी रहते हैं, वो शासक, लेकिन हम बेसिकली उस टाइम पीरियड को देखते हैं जब उनका सबसे महत्वपूर्ण काल रहता है। ठीक है, इस समय में हमने वैदिक काल को पढ़ा था, और वैदिक काल में जो है 2 भागों में बांट के पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वो चीज़ हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद 600 के आसपास हम देखते हैं महाजनपदों का उदय होता है, महाजनपद का उदय होता है, जैन बौद्ध धर्म, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसी टाइम पीरियड के बीचों बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं हम 326 में देखते हैं। ठीक है, इस समय जो है सिकंदर का आक्रमण होता है, इसी के बीच में सिकंदर का आक्रमण 326 में ही होता है। इसके पहले ईरानियों का आक्रमण होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आगे चल के मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है 322 के आसपास में, मौर्यों की स्थापना होती है, और मौर्य आपका 185 तक ये जो है चलते हैं, 185 तक चलते हैं। ठीक है, 185 तक चलते हैं, 185 बीसी तक। ठीक है, बीसी तक। फिर हम देखते हैं इसके बीच में मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें बहुत सारे आक्रमण भी होते हैं और कई सारे हमने वंशों को पढ़ा था। याद आ रहा है आपको कौन सा वंश हमने मौर्योत्तर काल में पढ़ा था? शुंग वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश पढ़ा था ना हम लोगों ने। ठीक है, चलिए बेस ये हुआ। फिर हम देखते हैं कि 240, अब ये बीसी था, अब एडी आ गया। ठीक है, इसके बीच में से कई सारी जो छोटी मोटी घटनाएं थी हमने देखा था। अभी 240 में जो बड़ी घटना होती है वो गुप्त वंश की स्थापना होती है, और इस गुप्त वंश की टाइम लाइन थी, ये गुप्त वंश आपका चलता है लगभग 550 तक, 550 एडी तक। ठीक है, ईस्वी तक, इसे ईस्वी बोलते हैं, इसे ईस्वी बोलते हैं, इसे ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व। ठीक है, 550 तक चलता है। फिर हम आगे 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 पढ़ते हैं सीधे सीधे 606 के आसपास, यानी कि 606 के आसपास क्या पढ़ते हैं ईस्वी में। जैसे अभी 2026 चल रहा है ना, ये हम 606 की बात करें, जब 606 चल रहा था, इसी समय हम देखते हैं हर्षवर्धन राजा बनता है, हर्षवर्धन राजा बनता है, यहीं तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहीं तक बेसिकली प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे भी। इसके बाद आ जाता है आपका पूर्व मध्यकाल, वो पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हमारा क्या समझाने का मतलब है, आपको ये टाइम नहीं याद रखना है, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है और क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। और बेसिकली अगर आप इसको छोड़ दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता तो उत्तर भारत में बेसिकली फैली हुई थी, दक्षिण भारत में थी ही नहीं। और इसके बाद जो है आपका ये जो पाषाण काल था उसको तो हमने पूरा पढ़ लिया था, उत्तर भारत में क्या हो रहा है, दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पढ़ ली थी। बेसिकली जो लिखित और अच्छा मतलब बृहद राजनीतिक इतिहास का जो क्रम है, ठीक है, जैसे उत्तर भारत में बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, वैसे दक्षिण भारत में भी बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। तो वो उदय कब हुआ? वो उदय आपका इसी टाइम पीरियड में होता है। ये जो आपका मौर्यों का और ऐसे गुप्तों का कुछ भाग ले लीजिए, यानी कि बेसिकली जो है माना जाता है कि इस टाइम पीरियड को 300 बीसी के से 300 एडी के मध्य, 300 एडी यानी कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य, 300 ईस्वी के मध्य, 300 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में भी कुछ बड़े बड़े राजवंशों का यानी कि बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय होता है। उन्हीं को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसी टाइम पीरियड को बोला जाता है संगम युग, इसी टाइम पीरियड को बोला जाता है संगम युग। अब देखिए, अब आपको ये जो सन हम लिखेंगे ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको याद नहीं करना, क्योंकि ये कहीं कहीं आपको 150 बीसी से 300 एडी मिलेगा, कहीं कहीं 100 बीसी से 300 एडी मिलेगा, या फिर कहीं कहीं 100 एडी से 300 एडी मिलेगा, ईस्वी 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी सन तक। तो ये आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, बस आपको हम एक अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने और आपका जुड़ाव बने। तो इसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? संगम युग बोलते हैं। घबराना नहीं है आपको, संगम युग क्या है वो भी अभी इतने अच्छे से आप समझेंगे कि क्या ही बताएं हम। अब आप पूछेंगे कि इसको संगम युग क्यों बोलते हैं, इसको संगम युग हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस काल के जो स्रोत है ना, जानकारी हमें इस काल की जानकारी कैसे मिलती है? इतने दिन पहले हम आप तो थे नहीं, तो हमें कौन बताता है? तो हमें जो बताने वाली चीजें वो बताते हैं संगम साहित्य, संगम साहित्य। आप बोलेंगे अब आप संगम युग से संगम साहित्य बोल दिए, इसमें क्या सरल हो गया? सरल हो रहा है। हम इसको संगम साहित्य क्यों बोलते हैं? संगम साहित्य या फिर संगम ग्रंथ, इसको हम संगम साहित्य या फिर संगम ग्रंथ क्यों बोलते हैं? अब आप पूछेंगे क्योंकि भैया ये जो है संगम में लिखे गए, संगम में लिखे गए, संगम में लिखे गए। कब लिखे गए? संगम में लिखे गए। अब आप बोलेंगे आप संगम संगम कर रहे हैं, संगम में लिखे गए, ये संगम पहले समझाइए, उसी को समझा रहे हैं। संगम का मतलब कुछ नहीं होता, संगम का मतलब होते सभा, संगम का मतलब होता है मिलन, लोगों का मिलन, मिल करके सभाओं को करना, हो गया सभा। अब आप पूछेंगे कौन सी सभा, कैसी सभा? तो भैया तमिल कवियों की सभा, तमिल कवियों की सभा। किसकी सभा? तमिल कवियों की सभा। आप कहेंगे हमें क्या करना है तमिल कवियों की सभा से? तो ये जो तमिल कवि थे, तमिल विद्वान थे, ये सभा क्यों करते थे? ये करते थे सभा साहित्य के लेखन के लिए, साहित्य की रचना के लिए। किसके लिए? साहित्य की रचना के लिए। साहित्य की रचना करते थे, तो हम क्या करें? हम ये करें कि जब इन्होंने साहित्य रचा तो उस साहित्य में उस काल की सामाजिक
आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, आदि आदि मतलब अन्य जो उसकी स्थितियां थी उनकी विशेषताओं को लिखा इन्होंने, उनकी विशेषताओं को लिखा, उनकी विशेषताओं को लिखा, यानी कि उस काल के इतिहास को लिखा, उस काल के इतिहास को लिखा, उस काल के इतिहास की जानकारी हमें, जैसे साहित्य की रचना की, उस साहित्य में उस काल के बारे में विशेषताओं को लिखा। तो इस इन्हीं विशेषताओं को पढ़कर हम आज जो है उस काल के इतिहास को जानते हैं, इन्हीं साहित्यों के माध्यम से। जब ये साहित्य तो हमारे पास है, ठीक है, तो इन्हीं से हमें एक विशेष काल की जानकारी मिलती है जब अब ये लिखे गए। तो क्योंकि हमें इसकी जानकारी इस विशेष काल से मिल रही है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया भैया ये क्या है आपका, ये है आपके संगम काल का इतिहास, ये है आपका संगम काल। एकदम आसान भाषा में हमने आपको समझाया है। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से हम समझाते हैं। देखिए संगम युग क्या है। संगम युग बेसिकली 300, जब उत्तर भारत में जो टाइम पीरियड चल रहा था बेसिकली मौर्यों का, ठीक है, बेसिकली मौर्यों का चल रहा था टाइम पीरियड। मौर्यों के साथ अन्य वंश भी चल रहे थे, हम आपको मोटा मोटी बता रहे हैं कि मौर्यों से रिलेट करिए। तो मौर्यों के साथ अन्य वंशों का जब टाइम पीरियड चल रहा था, यानी कि ये वाला जो आपका समय कालखंड था, उसी कालखंड में दक्षिण भारत में क्या होता है कि कुछ विशेष साम्राज्यों का उदय होता है, जिनको हम वर्तमान में संगम युग के नाम से जानते हैं। संगम युग के अंतर्गत उन विशेष साम्राज्यों को पढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से साम्राज्य हैं, ठीक है, उन साम्राज्यों को पढ़ते हैं। तो अब वहां से हट गई बात कि चलिए हम साम्राज्य तो जाने दीजिए, पहले ये बताइए कि संगम युग इसे क्यों कहते हैं। इसे संगम युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम में संगम साहित्य यानी कि संगम ग्रंथों की रचना हुई। अब आप बोलेंगे कि संगम ग्रंथ क्या है। संगम ग्रंथ से पहले संगम को समझिए। संगम से मतलब है कि सभा। सभा किसकी सभा? तमिल कवियों की सभा। तमिल कवि इस सभा में बैठ के साहित्य की रचना करते थे और उसी साहित्य से हमें उस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति यानी कि उस काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जिस काल के इतिहास के बारे में हमें इन चीज़ों से, इस साहित्य से पता चलता है, उसी को हम संगम काल कहते हैं। और इस संगम काल में हम 3 दक्षिण भारतीय राजवंशों को पढ़ते हैं, चेर, चोल, पांड्य। नाम थोड़ा सा, सॉरी, चेर, चोल, पांड्य नाम अजीब सा है। जैसे हम उत्तर भारत में पढ़ते हैं गुप्त, मौर्य, ऐसे राजवंश, तो ऐसे ही चेर, चोल, पांड्य उन लोगों का नाम था उस काल में, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया संगम काल क्या है। तो बेसिकली हम लोग भैया संगम काल में 3 राजवंशों को पढ़ते हैं, चेर, चोल, पांड्य। इनको संयुक्त रूप से संगम काल क्यों बोला जाता है? हम कह सकते हैं चेल साम्राज्य, चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य। संगम ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि भैया इनकी जानकारी का जो स्रोत है ना, वो जो है हमें संगम ग्रंथों से मिलता है। संगम ग्रंथ क्या है? तो इसी टाइम पीरियड में कुछ जो है सभाओं का आयोजन हुआ। उस सभाओं में जो है तमिल कवि आते थे और वो तमिल कवि सभाओं में साहित्य की रचना करते थे। तो क्योंकि इस काल की जानकारी इन्हीं लिखे हुए साहित्यों से हमें मिली है, तो इस काल को हम संगम काल कहते हैं। आप लोग समझ चुके अच्छे से, एकदम अच्छे से बेसिक रूप से आपको हमने समझाया है। समझ में ना आया हो तो वीडियो ये फिर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग ना? एक बार फिर से अगर हम समझा देते हैं बहुत स्पीड में कि भैया क्या होता है कि जो आपके 300 बीसी से 300 एडी के बीच का टाइम पीरियड है, इसको दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग बोला जाता है। संगम युग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस काल की जानकारी हमें संगम साहित्य से होती है। संगम साहित्य से होती है। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य है कि एक विशेष प्रकार की सभाएं होती थी। उन सभाओं में तमिल कवि इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होकर जिन रचनाओं को उन्होंने लिखा, जिस साहित्य को लिखा, वो संगम साहित्य कहलाता है। और चूंकि इसी संगम साहित्य से हमें इन तीनों राजवंशों की, चेर, चोल, पांड्य की जानकारी मिलती है, इसीलिए हम इस काल को क्या कहते हैं? संगम काल कहते हैं। ये हो गई, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गया। अब चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? संगम युग का परिचय देखेंगे, जो कि हम देख चुके हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। अब हमने बोला कि संगम मतलब सभाएं, संगम मतलब सभाएं, ठीक है, संगम मतलब सभाएं। तो हम देखेंगे कि क्या कितनी सभाएं हुई थी, 1, 2, 3, 4 कितनी सभाएं हुई थी। तो उन सभाओं के बारे में देखेंगे, कितनी सभाएं हुई थी, किसने अध्यक्षता की थी, कौन सा साहित्य लिखा गया था, वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे संगमकालीन प्रमुख राजा कौन थे, शासक कौन थे, वो किस क्षेत्रीय, मतलब उनका क्षेत्रीय विस्तार क्या था, भूगोल उनके। फिर प्रमुख राजवंशों को देखेंगे, चेर, चोल और पांड्य को देखेंगे। इस काल के प्रमुख जो साहित्य हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो साहित्य, जानकारी साहित्य से मिल रही है, उसी साहित्य के आधार पर पूरे काल का नाम रखा है संगम काल, ठीक है। तो उसके बाद संगम युग के प्रमुख पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह को देखेंगे। इस काल में बंदरगाहों का बहुत महत्व था, तो बंदरगाह को देखेंगे क्योंकि ये दक्षिण भारत के इतिहास में, दक्षिण भारत समुद्र के किनारे है, तो बंदरगाहों का महत्व तो रहेगा ही। चलिए, हमने थोड़ा सा टाइम लिया आप लोगों को समझाया, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से आप रिलेट नहीं कर पाते। आप लोग कई बार पढ़ते हैं लेकिन रिलेट नहीं कर पाते कि हो क्या रहा है इतिहास में। हम दक्षिण भारत में चले गए, दक्षिण भारत में क्या हो रहा है। हमने आपको एकदम अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, साधारणतः अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। अब आप ये बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अब हम देखते हैं हमने क्या क्या देख लिया भैया कि संगम जो है
संस्कृत, ये सब अभी हम लोग समझ चुके हैं, बस आपको पढ़ा रहे हैं। संगम क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? सभा, हमने बताया। ठीक है। संगम काल का संबंध तमिल कवियों से माना जाता है। किससे? हमने बताया ना, तमिल कवि इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होकर रचनाएं लिखते थे, उन्हीं को संगम बोला जाता था। ठीक है। संगम तमिल कवियों की सभा थी जिसमें संगम साहित्य की रचना की गई, जिसमें संगम साहित्य की रचना की गई। ये चीज हम आपको समझा चुके हैं। यह काल देखो यहाँ पे लिखा है कि 100 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, लेकिन आप इसको मोटा मोटी ना 300 ईसा पूर्व से पूरा 350 ईसा पूर्व के मध्य मान ईस्वी के मध्य मानिए। ठीक है। सब वही है, कोई विशेष इसका कालखंड नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि इसी टाइम में आए थे चोल चेर। बस उनकी जानकारी मिलती है, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हमें मिलती भी नहीं है, लिमिटेड जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी सभाओं की हमें जानकारी है, सभाएं कितनी हुई थी जिसकी जानकारी आज हमें है। तो ऐसा माना जाता है कि 3 संगम, महत्वपूर्ण संगम सभाएं हुई थी, 3 संगम हुए थे जिनको सभा बोला जाता है। ठीक है। 3 संगम हुए थे, 3 महत्वपूर्ण संगम इस काल में हुए थे, जिसकी हमें वर्तमान में जानकारी मिलती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है उस समय और हुए हों जिसकी हमें जानकारी नहीं है। अभी जिनकी जानकारी है और जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो 3 है। वो कितने हैं? 1 है, 2 है और 3 है। इन सब में आपको स्थान याद रखना है। क्या याद रखना है? स्थान। पहले का स्थान मदुरई है, दूसरे का स्थान कपाटपुरम है, तीसरे का भी स्थान क्या है? उत्तरी मदुरई है। प्रथम की अध्यक्षता अगस्त्य ने की थी, महर्षि अगस्त्य ने। द्वितीय की अध्यक्षता भी महर्षि अगस्त्य ने की थी। और तृतीय की अध्यक्षता आपके एक थे, नक्कीरर ने की थी, नक्कीरर ने की थी। अब आपको ये सब नाम थोड़े से उल्टे सीधे लग रहे होंगे, लेकिन क्या करें भैया, साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वहाँ ऐसे ही होता है। उल्टे सीधे का मतलब हमारा, उनको जो है कुछ उल्टा सीधा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम लोगों से अलग नहीं है, उनके लिए तो नाम अच्छा ही है ना। जैसे वो लोग जब हमारे यहाँ के नामों को देखते होंगे तो कहते होंगे कितने उल्टे सीधे नाम है, तो वैसे ही समझ लिया आप। तो ये प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महर्षि अगस्त्य ने की थी। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ने की थी। तीसरा जो है संगम उत्तरी मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। किसने की थी? नक्कीरर ने। अच्छा, अगस्त के बारे में आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा। तो अगस्त जो है इनको कहा जाता है कि साउथ इंडिया का आर्यीकरण इसने किया था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण, दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है कि महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का आर्यीकरण। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, आगे पीपीटी में सब लिखा ही होगा। ठीक है। और ये जो आपका दूसरा ये हुआ था संगम, दूसरे संगम में एक रचना लिखी गई थी जिसका नाम था, आपको ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसका नाम है तोल कप्पियर। तोल कप्पियर, ये आपको याद रखना है। अभी सारी रचनाओं को हम देखेंगे, बस अभी आपको ये याद रखना कि जो तोल कप्पियर थी वो दूसरे संगम में लिखी गई थी, दूसरे संगम में लिखी गई थी। अच्छा देखिए, इसको याद कैसे करना है। देखिए, प्रथम और तृतीय जो संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, याद हो गया। और द्वितीय कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। तो मदुरई तो प्रथम द्वितीय बिल्कुल याद करना। प्रथम और तृतीय कहाँ हुआ था? मदुरई में। प्रथम तृतीय याद हो गया। और अध्यक्ष में भी नहीं याद रखना, क्योंकि पहले 2 की अध्यक्षता अगस्त्य ने की थी और तीसरे की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। किसने की थी? नक्कीरर ने की थी। यहां तक की बातें क्लियर हुई? चलिए, आप लोग 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो गया। मेन चीज थी कि हम आपको समझाएं कि कैसे क्या लिंकेज है इसका, वो हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। अब आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि संगम कालीन जो ये राज्य थे, जो आपके चेर थे, चोल थे, पांड्य थे, ये कहाँ पे थे? यानी कि वर्तमान जो इंडिया है, इंडिया के किस पार्ट में इनका शासन था वर्तमान में। ठीक है। और इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, जैसे इनकी राजधानी क्या थी, और इन जो ये वंश थे ना, इनके सबके एक प्रतीक चिन्ह थे। क्या थे? प्रतीक चिन्ह थे, जिसको राजकीय चिन्ह बोला जाता है। जैसे अब वर्तमान में हमारा राजकीय चिन्ह क्या है, आप लोग कमेंट करिए। सबको पता है ना वर्तमान में हमारा राजकीय चिन्ह क्या है? एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग कि गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या था, कमेंट करके बताइए, हमने आपको पढ़ाया है। चलिए, अब हम चेर चोल पांड्यों को देखेंगे। तो अब देखिए, ये आपका साउथ इंडिया मैप है ना, आपको समझ में आ रहा है? ये आपका साउथ इंडिया का मैप है ना। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र था आपका चेर का, ये वाला जो येलो वाला है ये था पांड्य का, और ये था आपका चोलों का। ठीक है, ये था आपका चोलों का। यहाँ तक आप देख रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि किन क्षेत्रों में ये लोग शासन कर रहे थे। तो बेसिकली जो आपके चेर थे ना, वो जो आपका वर्तमान केरल है, वर्तमान केरल है, वहाँ पे थे। और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा वहाँ पे थे। देखिए, चेर ये आपका केरल है, केरल का मध्य पार्ट और केरल का उत्तरी पार्ट, यहाँ तक थे ये। इतना याद रखिए कि जो केरल के कुछ हिस्से थे और तमिलनाडु के, वहाँ पे चेर थे आपके। ठीक है। और चोल आपके क्या यहाँ थे? तो चोल आपके जो है आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु वाला कुछ हिस्सा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है, वहाँ पे आपके चोल थे, वहाँ पे आपके चोल थे। और पांड्य कहाँ थे? पांड्य आपके तमिलनाडु में थे। पांड्य आपके जो वर्तमान तमिलनाडु है वहाँ पे थे, वहाँ पे थे। कहाँ पे थे? पांड्य आपके तमिलनाडु में थे।
चोल आपके आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में थे, चेर आपके बेसिकली केरल में थे, और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, आंशिक हिस्सा जो वर्तमान का है। अब आपको याद नहीं करना है, बस आप ये मैप देखिए और इंडिया का प्रेजेंट मैप देखिए, दोनों जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही दिमाग में बैठ भी जाएगी काम भर की चीज़ें, इसको रटना नहीं है। अब हम क्या चलते हैं, अब हम पहले ना यहाँ पे देख लेते हैं तीनों लोगों का राजकीय चिन्ह, तीनों लोगों का राजकीय चिन्ह। एक चीज़ हमने आपको बताई नहीं है, ये देखिए, चलिए अभी बताते हैं, यहीं बता देते हैं। जो आपके चेर थे, इनका राजकीय चिन्ह क्या था? इनका राजकीय चिन्ह था, राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। चेरों का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोलों का राजकीय चिन्ह था बाघ। क्या था? बाघ। पांड्य थे, पांड्यों का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली। क्या था? मछली। क्या था? मछली। देखिए हमने इसको कैसे याद किया था, हमने ऐसे याद किया था कि जैसे ये पांड्य है ना, तो देखिए ये जो है सबसे, ये समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे तो तीनों हैं, लेकिन हमने इसे याद कर लिया था कि जो पांड्य हैं वो सबसे नीचे हैं, कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। इनके देखिए, इनके तीनों ओर समुद्र ही है, तो यहाँ पे मछलियाँ बहुत रही होती रही होंगी, ये लोग मछलियों का बहुत सारा व्यवसाय करते रहे होंगे, ऐसा ये हम याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो मछलियों का व्यवसाय करते रहे होंगे, तो बढ़िया मछलियों को जो है अपना राजकीय चिन्ह बना लिए। और यहाँ पे जो चेर थे ना, वो ऐसे धनुष लेके, ऐसे हमने ऐसे अपने दिमाग में बना लिया था कि ऐसे बढ़िया धनुष लेके खड़े हैं, और धनुष जब ऊपर करेंगे तो बाघ को लगेगा, और धनुष जब नीचे करेंगे तो मछली को लगेगा। तो अब ऐसे याद करिए, धनुष, बाघ और मछली। इधर तो धनुष आपको याद हो जाएगा, इधर बाघ और मछली में कंफ्यूजन हो तो मछली नीचे रहेगी, बाघ ऊपर, क्योंकि भैया मछली को पानी पानी चाहिए, उसको इधर तीनों तरफ पानी है और इधर एक ही तरफ पानी है। तो धनुष, बाघ और मछली, धनुष, बाघ और मछली तीनों लोगों का प्रतीक चिन्ह हो गया। अब हम तीनों लोगों की राजधानी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस काल में आप प्रतीक चिन्ह और राजधानी याद करते चलिएगा, ठीक है, जितना बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चेरों की राजधानी क्या थी? तो चेरों की राजधानी थी जो वज्जीपुरम, वज्जीपुरम, या फिर इसको वज्जी बोलते हैं, वज्जी या फिर वज्जीपुरम, वज्जीपुरम, करूर, इसको करूर, करूर भी कहीं कहीं लिखा आता है, तो वज्जीपुरम या फिर करूर, ये याद रखना है चेर की राजधानी। चोल की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी थी उरैयूर, उरैयूर। चोलों की राजधानी क्या थी? उरैयूर, ठीक है। यही उरैयूर बाद में डेवलप हो गया कावेरी पट्टनम के नाम से, कावेरी पट्टनम के नाम से, कावेरी पट्टनम के नाम से, कावेरी पट्टनम के नाम से। तो ये हो गई आपकी चोलों की राजधानी। पांड्यों की राजधानी आप क्या थी? मदुरई थी, मदुरई। क्या थी? मदुरई थी, ठीक है, मदुरई थी। याद हुआ? चेर चोल पांड्य, ये इधर चेर, इधर से धनुष बाण लगाएंगे तो ये कहाँ जाके लगेगा? चोलों के बाग के ऊपर, और नीचे लगाएंगे तो पांड्यों की मछलियों के ऊपर। चेर की राजधानी वज्जीपुरम या फिर करूर, देखिए का से केरल, का से करूर याद कर लीजिएगा, केरल करूर। चोर उरैयूर या फिर कावेरी पट्टनम। ये पांड्यों की क्या है? मदुरई। पांड्यों की क्या है? मदुरई, ठीक है, याद हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब हम देखेंगे इनके जो प्रमुख राजा थे, यानी कि तीनों जो राजवंश हैं आपके, इनके प्रमुख शासकों को देखेंगे, कौन सा प्रमुख शासन था, और उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख के आज की क्लास हम जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले चोल को। किसको पढ़ेंगे? चोल को। तो जो चोल वंश का प्रमुख शासन था उसका नाम था करिकाल। क्या नाम था? उसका नाम था करिकाल। क्या नाम था? करिकाल। इनकी राजधानी क्या थी? हमने बताया कावेरी पट्टनम या फिर पुहार, और इसी कावेरी पट्टनम को बाद में ये उरैयूर के रूप में डेवलप हो गया। इसको उरैयूर के रूप में डेवलप किसने किया? तो जो राजा करिकाल थे ना, जो राजा करिकाल थे, इसने उरैयूर को जो है एक प्रमुख पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप कर दिया। पोर्ट मतलब बंदरगाह, बंदरगाह शहर के रूप में स्थानांतरित कर दिया, जो बाद में व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया। तो बाद में वो कावेरी पट्टनम कहा जाने लगा, ठीक है। क्योंकि आपको दोनों दोनों कभी भी ऑप्शन में मिलेगा उरैयूर, कभी ऑप्शनल में मिलेगा कावेरी पट्टनम। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये दोनों हैं क्या अलग अलग हैं? तो दोनों अलग अलग नहीं है, आपको बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। हम भी बहुत दिन परेशान हुए थे। अब याद क्या करना है? अब ये करिकाल के बारे में हमें क्या याद रखना है कि भैया ये जो करिकाल था ना, इसने श्रीलंका, जो आपकी लंका थी श्रीलंका, उसकी लंका लगा दी थी इन्होंने, लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा चोल शासक श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? पूछा नहीं जाएगा, पूछा हुआ है। तो करिकाल ने। किसने? करिकाल ने। ये जो आपके चोल थे, ये चोल जो थे संगम वंशों में सबसे महत्वपूर्ण थे। चोल क्या थे? संगम वंशों में महत्वपूर्ण थे, सबसे महत्वपूर्ण थे। कावेरी पट्टनम हमने देख लिया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, जिसको डेवलप किसने किया था? जिसको आपके राजा करिकाल ने डेवलप किया था। राजधानी देख ली। अब आप बताइए कि इनका राजकीय चिन्ह क्या था? अभी हमने देखा कि भैया जो चोल थे, चोल का राजकीय चिन्ह क्या था? चोल ऊपर थे ना, तो इधर देखिए चोल थे, रिवीजन बार बार कराते चल रहे हैं। यहाँ पे चोल थे, यहाँ पे पांड थे, यहाँ पे चेर थे। तो ये जब धनुष से मारते थे तो यहाँ बाघ को जाके लग जाता ना। चोल का क्या था? बाघ, और इनका क्या था? मछली। नीचे वालों का, पांड्यों का मछली था, इनका था धनुष था।
याद हो गया ये चीज। चलिए चोलों के बारे में हम देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट शासक इनका क्या है, करिकाल है। राजधानी इनकी क्या थी, पुहार थी। श्रीलंका पर इन्होंने करिकाल ने विजय प्राप्त की और चोल वंश सबसे महत्वपूर्ण था। करिकाल के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि इन्होंने भारत का पहला बांध बनवाया था। भारत का पहला बांध बनवाया था। क्या बनवाया था, भारत का पहला बांध बनवाया था। उस बांध का क्या नाम था, बांध का नाम था ग्रैंड एनिकेट। क्या नाम था, ग्रैंड एनिकेट। उस बांध का क्या नाम था, ग्रैंड एनिकेट। ग्रैंड एनिकेट उस बांध का नाम था। इसको कल्लनई बांध भी बोला जाता है, कल्लनई बांध भी बोला जाता है। और ये किस नदी पर बना था, तो ये भैया बना था आपकी कावेरी नदी पर, आपकी कावेरी नदी पर। तो ये चीजें क्लियर हुई कि भारत का पहला बांध किसने बनवाया था, करिकाल ने बनवाया था। किस नदी पर बनवाया था, कावेरी नदी पर बनवाया था। क्या नाम था, ग्रैंड एनिकेट बांध नाम था। ठीक है, अब हम चोलों से आगे प्रस्थान करते हैं भैया चेरों के ऊपर। देखिए चेरों के ऊपर, चेरों का धनुष यहाँ पे रखा हुआ है। चेरों के ऊपर प्रस्थान कर दिए। तो चेरों का जो प्रमुख शासक था उसका नाम क्या था, सेनगुट्टवन। उसका क्या नाम था, चेरों के जो प्रमुख शासक थे उनका नाम था भैया सेनगुट्टवन। देखिए नाम बड़े उल्टे सीधे हैं, 4-5 बार बढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। चेरों का प्रमुख क्या शासक था, सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन ने एक नई प्रथा चलाई, एक नई प्रथा चलाई, एक नई प्रथा चलाई। देखेंगे कि बहुत बढ़िया प्रथा थी। ठीक है, आप लोग भी अब इस प्रथा को फॉलो करिए। उसका नाम था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था पत्नी। उसका क्या नाम था, उसका नाम था आपका पत्नी पूजा या फिर कन्यगी पूजा। कन्यगी, कन्यगी पूजा। कन्यगी पूजा में क्या होता था, बेसिकली इसको पत्नी पूजा बोला जाता था, जिसमें जो जो पत्नियां होती थी, जो शासक थे, इनको आदर्श देवी की भांति, आदर्श देवी की भांति इनकी प्रतिमा को पूजा करते थे। इनकी प्रतिमा की पूजा करने की जो विधि शुरू की, कितनी बढ़िया प्रथा थी ना। तो सेनगुट्टवन ने क्या शुरू की, कन्यगी पूजा शुरू की। कन्यगी पूजा मतलब, इसका मतलब होता था ये पत्नी पूजा करते थे। पत्नी पूजा का मतलब पत्नियां जो होती थी उनको आदर्श देवी के रूप में मान के उनकी प्रतिमा की पूजा की जाती थी। ठीक है, चलिए इसको जो है, जो लड़के हैं वो वर्तमान में फॉलो करें। चलिए अब हम देखते हैं, ये पॉइंट देख लिया आपका। अब चेर के बारे में आपको एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि इन्होंने जो है नौ सैनिक शक्ति की स्थापना की। जो नेवी होती है वो नौ सैनिक शक्ति की स्थापना किसने की, तो नौ सैनिक शक्ति की स्थापना आपके चेरों ने की। किसने की, चेरों ने की। ठीक है, चेरों ने की। और जो है एक शासक था जिसने इसकी स्थापना की, वो शासक का नाम क्या था, उस चेर शासक का, उस चेर शासक का नाम बहुत गंदा गंदा है इन लोगों का, नेदुजेराल। नेदुजेराल जो थे, जो आपके नेदुजेराल थे, उन्होंने क्या, उन्होंने नौ सैनिक शक्ति की स्थापना की तथा इन्होंने ही अधिराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, अधिराज की। तो चेर में आपको दो लोगों का नाम याद रखना है। एक थे सेनगुट्टवन जिन्होंने पत्नी की पूजा शुरू की, और जो थे आपके नदुजेराल, उन्होंने अधिराज की उपाधि धारण की और नौ सैनिक शक्ति की स्थापना की। सेनगुट्टवन के बारे में एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि इसने जो है, इसको जो है लाल चेर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, लाल चेर। देखिए जो पिंक होता है लड़कियों का फेवरेट कलर होता है ना, और ये जो है लड़कियां इनकी पत्नी थी, पत्नी से बहुत प्रेम था, तो इनको क्या कहा जाता था, पिंक से मिला जुला है लाल चेर। भाई प्रेम था तभी तो देखिए पत्नी की पूजा कर रहे थे। चलिए तो चेर में भी हमने दो लोगों को देख लिया, सेनगुट्टवन और नदुजेराल को। ठीक है, नाम इनके बहुत उल्टे सुलटे हैं। सेनगुट्टवन ने कंगनी पूजा शुरू की, क्या, कन्यगी पूजा शुरू की। और जो आपके नदुजेराल थे उन्होंने नौसैनिक शक्ति की स्थापना की और अधिराज की उपाधि धारण की। अब हम चलते हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, चलिए वो देखेंगे लास्ट में हम पोर्ट्स को। प्रमुख राजवंश, अब हम चलते हैं पांड्यवंशों को। पांड्यवंश को देखेंगे, किसको देखेंगे, पांड्यवंश को। ठीक है, एक याद रखिए कि जो वेंगी नदी थी, वेंगी नदी को पांड्यों की जीवन रेखा बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस नदी को पांड्यों की जीवन रेखा बोला जाता है, तो वेंगी नदी को पांड्यों की जीवन रेखा बोला जाता है। ठीक है, पांड्यों का प्रथम उल्लेख किसने किया, तो मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज किसके टाइम में आया था, याद आ रहा है, दहेज में आए थे। किसके साथ दहेज में आए थे जब आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी कार्लेनिया से, ठीक है, तो आए थे ना ये उन्हीं के साथ में। याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा तो जाइए मौर्य काल रिवीजन कीजिए फटाक से। तो ये मेगास्थनीज ने सबसे पहले पांड्यों का उल्लेख किया। पांड्यों का जो शासन था वो ऐसा माना जाता है कि संभवतः वो स्त्रियों द्वारा संचालित होता था। किसके द्वारा, पांड्यों का शासन संभवतः स्त्रियों द्वारा संचालित होता था। जैसे आपके सेनगुट्टवन ने पत्नी की पूजा आरंभ की थी, वैसे ही आपके समुद्र पूजा प्रारंभ की थी नेडियोन ने। किसने प्रारंभ की थी, नेडियोन ने आपके प्रारंभ की थी समुद्र की पूजा। किसने प्रारंभ की थी समुद्र की पूजा, तो आपके नेडियोन ने प्रारंभ की थी समुद्र की पूजा। आपसे पूछा जाएगा कि पत्नी पूजा या फिर कन्यगी पूजा किसने प्रारंभ की,
कण्णगी पूजा किसने प्रारंभ की? तो आपको बताना है सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन किस वंश से था? तो चेर वंश था। ये किस वंश से हैं जो समुद्र पूजा शुरू कर रहे हैं? ये पांड्य वंश से हैं। ये किस वंश से हैं? पांड्य वंश से हैं। तो पांड्यों के बारे में यही 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है कि भैया वेंगी नदी को इनकी जीवन रेखा बोला जाता था। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनी ने किया और पांड्यों का शासन संभवतः स्त्रियों द्वारा संचालित होता था। समुद्र पूजा किसने प्रारंभ की? तो नेडियोन ने, जो कि पांड्य शासक था, और पत्नी यानी कि कन्नगी पूजा किसने प्रारंभ की? तो सेनगिट्टवन ने, जो कि चेर शासक था, ठीक है। दक्षिण भारत में आर्यीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? अगस्त्य ऋषि को जाता है, हमने पहले ही बता दिया। मुरुगन आपसे पूछा जाएगा, मुरुगन या सुब्रमण्यम कौन थे? तो तमिल के प्रमुख देवता हैं। तमिलों के प्रमुख देवता कौन है? मुरुगन या फिर सुब्रमण्यम है। अब हम चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये आपको सारे जो संगम साहित्य हैं आपको रट डालने हैं, 4-5 बार पढ़िएगा, सारे टॉपिक रट उठेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहली रचना है तोलकप्पियम। तोलकप्पियम क्या है? तोलकप्पियम। ये किसकी रचना है? ये रचना है तोलकप्पियर की। तोलकप्पियर की, तोलकप्पियर की, तोलकप्पियर की। और ये क्या है? ये बेसिकली आपके तमिल का व्याकरण ग्रंथ है। तमिलों का क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तमिलों का क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ये जो अभी हम ऊपर बताए थे ना, तोलकप्पियम सेकंड संगम में लिखी गई थी। कब? सेकंड संगम में लिखी गई थी और हमने शायद गलती से उसको तोलकप्पियर बोल दिया था। तोलकप्पियम, तोलकप्पियर, बस आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आपकी बेसिकली आपको पेपर में प्रश्न हल करना है, ठीक है, तो आप तोलकप्पियम, तोलकप्पियर याद कर लीजिएगा, दोनों साथ ही में याद हो जाएगा। कप्पियम ने कप्पियर की रचना की, तोलकप्पियम, तोलकप्पियर, एक चीज याद करिएगा, दोनों चीजों से काम चलेगा। कुछ भी आएगा वो पता ही चल जाएगा क्या है, चाहे लेखक पूछेगा चाहे कभी पुस्तक। तो ये क्या है? तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। फिर अगला है शिल्पाधिकारम। क्या है? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलिंगो आदिल। कौन है? इलिंगो आदिकल। इलिंगो आदिकल। ये क्या है? ये जो शिल्पाधिकारम में ये भी पूछता है कि इस ग्रंथ में लिखा क्या गया है। जैसे ये व्याकरण ग्रंथ है, वैसे इस ग्रंथ में एक व्यापारी था कोवलन और एक नर्तकी थी माधवी, उनके प्रेम की कहानी शिल्पाधिकारम में लिखी गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कोवलन और माधवी की प्रेम कथा का वर्णन किसमें है? तो शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलिंगो आदिल है। अगली रचना है मणि मेखले। मणि मेखले के जो लेखक हैं वो हैं आपके शीतले सत्यनार। इनको बस आप इतना याद रखिए लीजिएगा, सत्यनार। तो जल्दी याद हो जाएगा। मणि मेखले की रचना कौन किसने की है? तो सत्यनार ने। मणि मेखले की सत्यनार ने। ये क्या है? ये नीति शास्त्र है, इथिक्स की एक बुक है, ठीक है। अगली जो पुस्तक है वो है तिरुकुरल। तिरुकुरल। तिरुकुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, ये भी एक इथिक्स की बुक है, ठीक है। इसको जो है तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं। किसको? तिरुवल्लुवर को। जो आपकी ये तिरुकुलर है, सॉरी तिरुवल्लुवर तो लेखक हैं, जो आपकी तिरुकुरल बुक है इसको तमिल साहित्य का बाइबिल बोला जाता है, जिसकी रचना किसने की? तिरुवल्लुवर ने की। अगली जो इंपॉर्टेंट है वो है जीवक चिंतामणि। क्या नाम है पुस्तक का? जीवक चिंतामणि, जिसके लेखक कौन है? तिरुत्तदेव। तिरुत्तदेवर, तिरुत्तदेवर, क्या है? उल्टा सीधा नाम है इनका, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखिए तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। इसमें तिरुत्तक, तिरुत्तकदेवर, तिरुत्तकदेवर, क्या नाम है इनका? तिरुतक, ऐसे पढ़िएगा, तिरुतक देवर। ये किसकी रचना करता है? ये चिंतामणि के हैं, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। तो देखिए जो तोलकप्पियम है इसको आप बुक को याद रख लीजिए, लेखक का नाम अपने आप याद हो जाएगा, तोलकप्पियम। तोलकप्पियर से 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। उसी प्रकार की आपकी जो रचना है तिरुकुरल, इसके भी लेखक तिरुवल्लुवर हैं। तो तिरुकुरल याद कर लीजिए, ये अपने आप लेखक का नाम याद हो जाएगा। उसके बाद बची कौन? मणि मेखले सत्यनार। मणि मेखले सत्यनार, देखिए मणि मेखले है और शीतले सत्यनार है। मणि मेखले शीतले, तो इसमें राइमिंग बन रही है ना, मणि मेखले शीतले। मणि मेखले शीतले से आप 4-5 पढ़ेंगे। देखिए रटने का एक ही तरीका है, चाहे जितने ट्रिक्स पढ़ लीजिए चाहे जो पढ़ लीजिए, ट्रिक्स रटेंगे अगले चैप्टर में जाएंगे ट्रिक्स भी बोल जाएंगे। 4 से 5 बार, 5 से 10 बार जब आप चीज़ों को पढ़ लेंगे ना, तो अवचेतन दिमाग में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी सेट, और जब सेट हो जाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तोलकप्पियम की रचना किसने की? तोलकप्पियर ने। किसने की? तोलकप्पियर ने। तमिल ग्रंथ का ये व्याकरण है। शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो आदिल। कोवलन और माधवी की प्रेम कथा है। मणि मेखले के लेखक शीतले सत्यनार, ये इथिक्स की बुक है। इसी प्रकार जो है तिरुकुरल भी तिरुवल्लुवर जिसके लेखक हैं, और जीवक चिंतामणि की लेखक कौन है? तिरुत्तक देवर। आप आगे चलते हैं, आगे कुछ बचा नहीं है। बस एक चीज आपको याद रखना है कि इस काल में 3 प्रमुख पोर्ट थे, नौरा, तोंडी और मुसरी। नौरा, तोंडी और मुसरी। और ये आपका मुसरी था, जो ये मुसरी था ये पोर्ट था चेरों का। ये चेरों का प्रमुख पोर्ट था, चेरों का प्रमुख पोर्ट था, चेरों का प्रमुख पोर्ट था। इसी प्रकार हमने एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट देखा था, कावेरी पट्टनम, अभी देखा था।
कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम किसका प्रमुख पोर्ट था? तो कावेरी पट्टनम चोलों का प्रमुख पोर्ट था। और इस कावेरी पट्टनम को डेवलप किसने किया था? तो करिकाल ने किया था। किसने किया था? करिकाल ने किया था। करिकाल के बारे में हमने एक पॉइंट और देखा, इसने भारत के सबसे पहले बांध का निर्माण करवाया था। हम आपको बार बार पढ़ाते हैं, बार बार चीज़ों को रिपीट करवाते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि जिस चीज़ के बारे में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाए। तो इसी के साथ जो है हमने खत्म कर लिया जो है आज संगम युग। क्या खत्म कर लिया? हमने संगम युग कर लिया। और हमने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। हमने आपको जो है उत्तर भारत के इतिहास से कैसे रिलेट किया, संगम का आखिरकार मतलब क्या है, ठीक है, संगम का आखिरकार मतलब क्या है उसको हमने बहुत अच्छे से समझाया। फिर हमने जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पॉइंट्स को हमने देखा कि इस काल के 3 प्रमुख शासक हैं, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल और पांड्य के तीनों की राजधानियों को हमने देखा, आप याद कर लीजिएगा, तीनों के प्रतीक चिन्ह को देखा। फिर हमने प्रमुख शासकों को देखा। एक बार हम आपको शासक का नाम फटाक से रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा है कि रिवीजन करवा देंगे कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हमने तीनों को देखा। किसको देखा? चेर को, चोल को, पांड्य को। चेर को, चोल को, पांड्य को, ठीक है। चेर, चोल, पांड्य में हमने क्या देखा भैया? सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने देखी कि राजधानी, उसके बाद हमने देखा प्रतीक चिन्ह। तो चेर की राजधानी क्या थी? चेर की राजधानी थी करूर, एक ही राजधानी करूर, जिसको वज्जीपुरम या फिर वज्जी। चोल, इनकी राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी उरैयूर थी, बाद में कावेरीपट्टनम के रूप में डेवलप हुई। इनकी क्या थी? इनकी थी मदुरई। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह तो था जो आपके धनुष था, धनुष ताने थे, ऊपर आपके चोल थे, नीचे जो है आपके पांड्य थे। तो चोलों को या तो बाघ को धनुष लगेगा या तो मछली को। पांड्यों का मछली क्यों था? क्योंकि भैया तीनों तरफ समुद्र से घुरे थे, ऊपर बाघ रहता था, नीचे मछली थी, ठीक है। फिर हमने प्रमुख शासक को देखा। चेर के जो प्रमुख शासक थे वो थे क्या? उन आपके सेनगुट्टवन थे, वही सेनगुट्टवन जिन्होंने वो पत्नी पूजा ना, कन्या की पूजा प्रारंभ की, पत्नी पूजा प्रारंभ की। दूसरे जो इंपॉर्टेंट थे वो क्या थे? वो थे आपके नदु जेराल। नदु जेराल, नदु जेराल ने नौसैनिक शक्ति स्थापित की और अधिराज की उपस्थिति ग्रहण की, अधिराज की उपाधि धारण की। जो आपके सेनगुट्टवन थे, इनको लाल चेर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने पत्नी पूर्ण प्रारंभ की। लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, इसे लिंक करके याद कर लीजिए ना, याद करवाए थे हम आपको। उसके बाद चोलों के प्रमुख शासक कौन थे? चोलों के एक ही प्रमुख शासन थे, जिसका नाम था राजा करिकाल। राजा करिकाल ने क्या किया था? राजा करिकाल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। चोल वंशों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया था चोल वंश को, ठीक है, जो आपके संगम वंश थे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि भारत के पहले जो है बांध, ग्रैंड एनिकेट बांध का इन्होंने कावेरी नदी पर निर्माण करवाया था। उसके बाद हमने पांड्यों को देखा। पांड्यों को देखा कि भैया पांड्यों की जो बेंगी नदी थी, पांड्यों की जीवन रेखा बोला जाता था। पांड्यों का चरता मूल्य मेगस्थनीज ने किया था। पांड्यों का शासन समझौता स्त्रियों द्वारा संचालित होता था, हमने देखा। उसके बाद पांड्यों के जो प्रमुख राजा थे उनका नाम था नेडियोन। नेडियोन, जिस प्रकार जो है सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ की थी, उसी प्रकार इन्होंने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी, उसी प्रकार इन्होंने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। हमने बहुत स्पीड में आप लोगों को पूरी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करवा दी। उसके बाद प्रमुख संगम ग्रंथों को हम लोग देख चुके हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए बड़ी हो जाती है कि हम आपको कई बार समझाते हैं, कई बार बताते हैं, ताकि आप लोगों की अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बन सके और आप पेपर में बैठे तो कंफ्यूज ना हो। अब आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है। कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुझाव दीजिए कंटेंट बेहतर कैसे बन रहा है। लेकिन यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए। बाकी आप सभी का आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में।